हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है कैलोरीमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 11 बी के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो बाकी के क्वेश्चंस रह गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर दिए गए जितने भी चैनल्स और पेजेस हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो 16 क्वेश्चन है बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आता है कि व्हेन द आइस मेल्ट्स। तो नॉर्मली क्या है बेटा, कोई भी सब्सटेंस जब मेल्ट होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बट आइस के केस में वही वॉल्यूम आपकी डिक्रीज होती है। इसलिए पहले पार्ट का जो आंसर है वो डिक्रीज है। उसके बाद कहता है कि इंक्रीज इन प्रेशर ओवर आइस। तो आपको पता है बेटा, जब भी हम आइस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका इंक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे इंक्रीज आएगा। इंक्रीज इन प्रेशर, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता था तो इसलिए इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट लिखा जाएगा। अ प्रेशर कुकर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज करता है? जब आपका प्रेशर में इंक्रीज आता है, तो लिखा है विद द इंक्रीज इन प्रेशर। उसके बाद आता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, ये उस कांस्टेंट टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है जिस टेम्परेचर पे आपका जो पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो यही इसकी मतलब बेसिकली डेफिनेशन ही है जिसको आपको एक्चुअली कंप्लीट द सेंटेंसेस में लिखा गया है। वाटर कैन बी मेड टू बॉयल एट 115 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियस है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दे तभी हम जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो हम जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये था 16th क्वेश्चन का आंसर। फिर हमारे पास आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लेटेंट हीट। तो मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा कि देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक सब्सटेंस है जिसका मास m है। अब मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, मान लो Q। अगर तो इसके टेम्परेचर में, ठीक है, अगर इसका जो टेम्परेचर है अगर उसमें राइज आ रहा है तो ये अमाउंट ऑफ हीट सिर्फ और सिर्फ काम आ रही है इसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए। लेकिन वो अमाउंट ऑफ हीट जो मैं अगर किसी बॉडी को प्रोवाइड करूं तो उसके फेज में अगर चेंज आए, किस में चेंज आए? फेज में चेंज आए। फेज में चेंज का मतलब होता है कि सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है बाय कीपिंग कीपिंग टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बेटा बस उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट को हम अपना लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी भी है, द हीट एक्सचेंज इन चेंज ऑफ फेज इज नॉट एक्सटर्नली manifested by any rise or fall in temperature, so it is considered to be hidden in the substance and is called the latent heat। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की, तो इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक यूनिट मास ऑफ आइस है। अब मुझे उसको उसके जो फेज है बेटा उसको चेंज करना है। एंड क्योंकि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो कौन से टेम्परेचर में चेंज करना है? वो करना है मुझे 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि वही मेल्टिंग पॉइंट होता है मेरे आइस का। इससे डेफिनेशन पूरी बन जाती है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। हाँ, जहां तक बात रहेगी इसका फॉर्मूला वो होता है हमारे पास Q डिवाइड बाय M। यहाँ पे Q जो है वो हीट को रिप्रेजेंट करता है और जो M है वो मास को रिप्रेजेंट करता है। अब जो हीट है उसका यूनिट होता है बेटा जूल। ठीक है, जूल जिसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मास है उसका बेटा आपको पता ही है कि किलोग्राम होता है आपका। ठीक है, दिस इज किलोग्राम, और हम इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए लेटेंट जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला बन जाएगा बेटा वो बन जाएगा जूल पर केजी। यूनिट बन जाएगा, नॉट फॉर्मूला। फॉर्मूला तो ये है, ये यूनिट है आपका। फिर हमारे पास आता है बेटा कि राइट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। देखिए, ये आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था। तो ये इसकी बेटा वैल्यू है 336 किलो जूल पर केजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336 जूल पर ग्राम। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। देखिए, बहुत सिंपल है कि मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, आइस है। ठीक है, तो ये मेरे पास आइस है, इसका जो मास है वो 1 ग्राम होना चाहिए। तो 336 जूल ऑफ एनर्जी या
सही प्रिसाइजली मैं कहूं तो हीट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 1 ग्राम आइस को आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो दिस मच अमाउंट ऑफ हीट आइस को एब्जॉर्ब करना होगा, तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और वही बात यहाँ पे लिखी भी है कि इट मींस 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एब्जॉर्ब्स 336 जूल ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आता है बेटा 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स टू फॉर्म 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। स्टेट वेदर द लेटेंट हीट इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट बाय द आइस। बेटा देखो मैं ना आपको बस एक मेन बात बता देता हूं कि देखिए एक तो होता है बेटा आपके पास दैट इज सॉलिड, ये आपका सॉलिड है। फिर बेटा आपके पास होता है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड हो गया बेटा आपका। और फिर हमारे पास हो जाता है बेटा क्या, दैट इज गैसेस। ठीक है जी, मेरे पास गैसेस है। अब सिंपल सी बात आपको बता दूं कि अगर तो ये हीट को एब्जॉर्ब करता है तो आपका सॉलिड लिक्विड, और लिक्विड में लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होता है। कब, जब हीट को एब्जॉर्ब करता है। जिस टाइम ये हीट को बेटा क्या करता है, लिबरेट करता है, क्या करता है, लिबरेट करता है, उस केस में ये गैस आपका लिक्विड और लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट होता है। सो आई होप अब आपको ये बात तो लिबरेट का मतलब गिवन आउट ही होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन आउट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइस जो है वो मेल्ट होकर पानी बना है, तो इसका मतलब इसने हीट को एब्जॉर्ब किया होगा। तो ये प्रोसेस आप हमेशा याद रखना। फिर आता है विच हैज मोर हीट, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर तो बहुत ही क्लियर है। क्या है ना कि जो आइस होता है ना, इसमें पहले से मान लो कोई हीट है अंदर इसके, मान लो क्यू। अब अगर इसको पानी में कन्वर्ट होना है तो इसको 336 जूल पर केजी के हिसाब से, नोट जूल पर केजी पर ग्राम, नोट केजी, ग्राम, जूल पर ग्राम के हिसाब से हमें इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है अगर आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो आप खुद सोचो इस लिक्विड के अंदर मान लो ये जो है मेरे पास 1 ग्राम है, जो बोला भी हुआ है इस बार 1 ग्राम है। तो मुझे 1 ग्राम आइस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, 336 जूल ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहले से इसमें अमाउंट ऑफ हीट क्या थी, क्यू थी, प्लस मुझे और कितना देना पड़ा, 336 जूल ऑफ एनर्जी एडिशनल देनी पड़ी ना। इसलिए हमेशा ये जो लिक्विड होता है ना, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आपके सॉलिड के। नेक्स्ट वाले में कहता है कि विच रिक्वायर मोर हीट, 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू राइज इस टेम्परेचर टू 10 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियस है बेटा, अगर मुझे आइस और पानी में कोई पूछे, देखो मेरे पास एक आइस है सपोज, मैं फिर से वही वाली बात रिपीट कर रहा हूं, बट आपने इस बात को समझना है बेटा कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है और साथ में 1 ग्राम है, और एक मेरे पास बेटा क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है। ठीक है, और इन दोनों का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ग्राम भी है। अब ना इन दोनों का टेम्परेचर मुझे 10 डिग्री सेल्सियस करना है। तो इसका जो टेम्परेचर है, अगर मुझे 10 डिग्री सेल्सियस करना है तो जैसे मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा, इसके स्टेट में तो कोई चेंज आना नहीं क्योंकि ये पहले से लिक्विड है। वो सीधा उसके जितना भी अमाउंट ऑफ मैं हीट दूंगा वो सीधा उसको उसके टेम्परेचर को राइज करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर मैं आइस की बात करता हूं तो पहले मुझे उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 336 जूल ऑफ एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो। उसके बाद लिक्विड जो है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। तो ऑब्वियस है ना कि आइस को मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी ताकि वो 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच सके। तो यही मेरे इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द आइसक्रीम अपीयर्स कोल्डर टू द माउथ देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सेम वही बात कि आइसक्रीम के केस में
आइस को मतलब बेसिकली मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसको 336 जूल ऑफ हीट एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। तो जिसकी वजह से अब देखो हीट वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्वियस है हमारे माउथ से एब्जॉर्ब करेगा ना। तो अगर हमारे माउथ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हमें ज्यादा ठंडा महसूस होगा, तो इस वजह से। फिर है द सॉफ्ट ड्रिंक बोतल आर कूल्ड बाय आइस क्यूब्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आइस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विच विल कूल द ड्रिंक क्विकली। ऑब्वियस है बेटा आइस क्यूब, क्योंकि आइस क्यूब को पहले पानी बनने के लिए ही एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है 336 जूल, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सॉफ्ट ड्रिंक से ही। इसलिए क्योंकि आइस ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है तो इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक को जल्दी ठंडा कर देती है। फिर आता है इट इज जनरली कोल्ड आफ्टर अ हेल स्टॉर्म देन ड्यूरिंग एंड बिफोर द हेल स्टॉर्म गिव रीजन। तो इसका रीजन बहुत सिंपल है बेटा आपका, जब आपका हेल स्टॉर्म गुजर जाता है, ठीक है, उसके बाद बर्फ को पिघलने के लिए हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। वो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा। अगर सराउंडिंग से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आसपास का माहौल है वो थोड़ा ज्यादा ठंडा हो जाता है। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। फिर आता है द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग स्टार्ट फॉलिंग व्हेन द आइस इन द फ्रोजन लेक स्टार्ट मेल्टिंग। मैंने आपको अभी कहा कि अगर बर्फ को पिघलना है तो उसको हीट चाहिए, हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी वो पिघलेगा। हीट वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, अपने सराउंडिंग से। जब सराउंडिंग से अपनी हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली आसपास का जो आपका एटमॉस्फेयर है वो ठंडा हो जाएगा ना, इस वजह से ऐसा होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स डू नॉट फ्रीज एट वंस इन कोल्ड कंट्रीज गिव रीजन। देखिए बहुत ही सिंपल इसका रीजन है। बात यह कि अगर मैं बात करता हूं किसी लेक की या किसी पॉन्ड की, तो उसके अंदर ऑब्वियस है बेटा वाटर तो होगा ही आपका। अब वाटर को फ्रीज होने के लिए अपने में से उसको हीट लगातार बाहर की तरफ लिबरेट या बाहर मतलब लिबरेट करनी पड़ेगी, राइट, तभी जाके वो ठंडा होना शुरू होगा ना। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जो इसका ऊपरला सरफेस है ना बेटा, वो आपका फ्रीज होना शुरू हो जाता है। जिस टाइम वो आपका फ्रीज होता है, ये जो बर्फ होती है ना ऊपर वाली, वो एक्चुअली में बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जिससे क्या होता है कि मेरे पानी के अंदर ये जो मेरा मतलब बर्फ के नीचे वाला जितना भी हिस्सा है, इसकी हीट को वो बाहर ही नहीं जाने देता। और क्योंकि हीट इस अंदर वाले पानी की बाहर नहीं जाती, तो अंदर वाला जो पानी है वो आपका फ्रीज नहीं होता है। एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि जितनी भी एक्वाटिक लाइफ है बेटा वो बचती ही इस वजह से है क्योंकि वो फ्रीज नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज द रीजन कि उसको अमाउंट ऑफ हीट काफी लिबरेट करनी पड़ती है अपने आप को फ्रीज करने के लिए। जब ऊपर वाला सरफेस आपका फ्रीज होकर बर्फ बन जाती है तो आइस जो है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जो फर्दर हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है, फ्रॉम वाटर ऑफ कोर्स। तो जिसकी वजह से अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। और वैसे आपके लिए बता रहा हूँ कि बेटा वो लगभग आपका 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। एंड जिसकी वजह से जितना भी आपका एक्वाटिक चाहे प्लांट्स है चाहे फिशेज है, वो सभी के सभी आराम से इसमें रह पाती हैं। ठीक है, सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। फिर मेरे पास आता है फाइनली कि एक्सप्लेन फॉलोइंग द सराउंडिंग बिकम प्लेजेंटली वार्म व्हेन वाटर इन द लेक स्टार्ट फ्रीजिंग इन कोल्ड कंट्री। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने अभी जस्ट आपको ये देखो ये क्या बताया था कि अगर कोई भी लेक या पॉन्ड अगर फ्रीज होता है तो उसको अपने अंदर से हीट बाहर की तरफ लिबरेट करनी पड़ती है, क्योंकि अपनी सराउंडिंग के अंदर वो हीट ऐड कर रहा है। तो ऑब्वियस है ना कि आसपास का जो माहौल होगा वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट के बारे में। फिर कहता द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस ड्यूरिंग इट्स चेंज ऑफ स्टेट डज नॉट चेंज एनी राइज इन इट्स टेम्परेचर। और वो इसलिए क्योंकि जो अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को, वो सिर्फ और सिर्फ उसके फेज को चेंज करने के लिए ही यूज होती है, इसीलिए उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। मोर प्रिसाइजली बोलोगे तो आप ये कह सकते हो कि जब उसका फेज चेंज हो रहा होता है तो मेरे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मैं लिख देता हूं आपके लिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता,
देयरफॉर मेरे टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आता है। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 11B के जो बाकी के क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।